हैं, जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, अब नौकरियों में इनके लिए कोई स्थान नहीं है, इनके लिए कोई वैकेंसी नहीं निकलेगी, वैकेंसी निकलेगी इसमें जो आवेदन नहीं कर सकते हैं, तो बोले इनके हक है, इनके लिए एक अलग से गाइडलाइन जारी करने चाहिए, एक दस्तावेज बनाना चाहिए। तो वो आरक्षण के माध्यम से छत्रपति साहू जी महाराज जी ने इनके लिए गाइडलाइन जारी की, एक दस्तावेज तैयार किया। उसमें क्या था कि 50% SC ST OBC के लोग अब इस रियासत में नौकरी करने का काम करेंगे। स्कूल होंगे तो उसमें 50% मास्टर बनेंगे, छात्रावास खोलेंगे तो उसमें 50% SC ST OBC के लोग होंगे, और जो दुकानें खुलेंगी, होटल खुलेंगे, या जो भी व्यवसाय के कार्यक्रम होंगे, ये जो भी आपको व्यापारी लोग काम करते हैं, उस काम को आप लोग भी बराबर में 50% करने का काम करेंगे। इससे ये हुआ कि कुछ जागरूकता और बढ़ी, और महापुरुषों के जो मिशन था, जो संघर्ष था, वो आगे बढ़ने लगा। इनके संघर्ष से बाबा साहब को आगे बढ़ने का भी मौका मिला, क्योंकि बाबा साहब इस धरती पर पैदा हुए, बाबा साहब ने संघर्ष किया, और बाबा साहब पढ़े लिखे, और पढ़े लिख कर बाबा साहब जब कुछ संघर्ष करने के स्टेज पर आए, जब बाबा साहब संघर्ष करने की स्टेज पर आए, तो बाबा साहब का नाम चारों तरफ होने लगा। कैसे होने लगा? बाबा साहब ने हाई स्कूल पास किया, इंटर पास किया, इंटर पास करने के लिए बाद फिर उन्होंने कॉलेजों में दाखिला लिया, पढ़ाई उनकी निरंतर जारी रही। पर जब सात बरो कमेटी जब भारत देश में आई और बाबा साहब को उनके सामने अपनी देश की इस व्यवस्था के बारे में बात रखने का मौका मिला, तो उन्होंने बड़े तरीके से इस देश की जो सामाजिक गैर बराबरी की जो व्यवस्था थी, जो शूद्रों के लिए कोई हक अधिकार नहीं थे, इनको कीड़े मकोड़ों की जिंदगी माना जाता था, ये लोग बेगार करने का काम करते थे, तो फिर बाबा साहब ने इनके लिए उनके सामने इस समाज को, इस शूद्र समाज को एक नई दिशा में, एक नई धारा में जोड़ने के लिए उन्होंने उनके सामने अपना बात रखी। जब इस बात का छत्रपति साहू जी महाराज जी को पता चला, तो उन्होंने इनके ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया। छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने रियासत से स्कॉलर देकर, अपने ससुराल के नरेश सयाजीराव गायकवाड़ जी से सहयोग दिलवाकर जब इनको विदेश में पढ़ने के लिए भेजा, और विदेशों में पढ़ने के लिए भेजा, तो बाबा साहब ने पूरा मन लगाकर पूरे देश का इतिहास भी वहां पर पढ़ने का काम किया, और बाबा साहब ने 9 भाषाओं का भी ज्ञान अर्जित किया, क्योंकि हमारा जो इतिहास था वो पाली भाषा में था, जबकि बाबा साहब या तो हिंदी, मराठी और अंग्रेजी भाषा को ज्यादा जानते थे। पर बाबा साहब को एक चीज थी कि इस देश की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में हम लोग आज इस स्थिति में कैसे पहुंचे हैं, इसकी जड़ तक मुझे पहुंचना है। तो बाबा साहब ने 9 भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया, जिसमें संस्कृत भी आती है, फारसी भी आती है, उर्दू भी आती है, और पाली भी आती है। सारी भाषाओं को जब बाबा साहब ने पढ़ा, उस पढ़ने के बाद में फिर हमारा जो 2.5 वर्ष का जो इतिहास था, उसको बाबा साहब ने जब खंगाला, तो बाबा साहब को बहुत कष्ट हुआ। बाबा साहब बहुत दुखी हुए कि हमारा जो इस देश में शासन सत्ता होती थी, इस देश को सोने की चिड़िया कहते थे, इस देश में घरों में ताले नहीं लगते थे, इस देश में वस्तु के बदले वस्तु का जमाना था, तो आज हम इस दयनीय स्थिति में क्यों आए हैं कि यहाँ पर धोखाधड़ी और छल कपट से इन्होंने हमारा राजपाट छीना है। इस धोखाधड़ी छल कपट से जो राजपाट छीना है, और इससे बाद इन्होंने जो अटैक किया है, वो हमको अशिक्षित बनाने का किया है, हमारी पूंजी पूरा नष्ट करने का किया है, हमारी धन दौलत इन्होंने पूरी कब्जा करने का जो काम किया है, और हमको सिर्फ बेगार करने के लिए छोड़ा है। और फिर हमारे अंदर, इस देश के अंदर बड़ व्यवस्था के तहत जाति में बांटकर हमारे अंदर गैर बराबरी की खाई पैदा करने का काम किया है। इससे ये हुआ कि हम लोग आज एक नहीं हो पा रहे हैं। तो बाबा साहब ने जब इसका चिंतन किया, और जब बाबा साहब पढ़ लिख कर, और बाबा साहब ने पढ़ाई भी ऐसी की, आज देखिए इस बात का जरूर बखान हो रहा है। बाबा साहब ने जब शोध किया, बाबा साहब ने जब थीसिस की, तो बाबा साहब का सब्जेक्ट था प्रॉब्लम ऑफ रुपीज। आज प्रॉब्लम ऑफ रुपीज के लिए पूरा देश नहीं, पूरा विश्व परेशान है।
क्योंकि रुपए की समस्या इस भारत देश की नहीं पूरे विश्व की थी। और जब इस पे बाबा साहब ने जब अमल किया और बाबा साहब ने